आप यहाँ बैठे हो और मुझे आगे बैठ के आपका ड्राइंग करना है, मुझे ये सीखना है कि आर्ट जब तक तब तक बहुत ईज़ी है जब तक हमें आर्ट की कोई भी भाषा समझ नहीं आती और आर्ट बहुत डिफ़िकल्ट है जब हमें जब सब पता जब हमें पता होता है तब हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। तो इसलिए मैं पहले देखता हूँ और स्पॉट देखने के बाद ही डिसाइड करता हूँ कि मैं ये मेरे एंगल से ऐसे पेंटिंग हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम पे मुझे अवार्ड भी नहीं मिलता और मेरा सिलेक्शन भी होता है तो वो भी मेरे लिए अवार्ड की तरह मैं मानता हूँ। और अवार्ड मिला नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खराब है। सो मुझे लगता है कि टैलेंट सब में है लेकिन ना आपको एग्ज़िबिशन जाना चाहिए देखने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सीसीआरटी की तरफ से जो सीनियर और जूनियर फेलोशिप मिलती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि आर्ट अगर सच में हमें समझ में आ जाता है, तो आपको आर्ट का रियाज़ करना चाहिए रेगुलरली। एक पहले से ही आर्टिस्ट था आर्ट कॉलेज में जाने से पहले से। हाँ जी। तो उसको आर्ट कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कुछ भी करके लेकिन फाइन आर्ट्स कॉलेज में तो जाना चाहिए। इसको करने के बाद क्या? वो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना ये कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गिव अप कर देते हैं। अभी वो खुद के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे मैनेज करते हो इस सिचुएशन को। बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपने फील्ड को लेके। आर्टिस्ट जब बनोगे तो ऐसे मरने के बाद ही फेमस होगे ऐसा हाँ, बहुत सारे वाक़या चलता है। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं लोग बट उनको ये भी बताना चाहिए फिर उस पेरेंट्स को कि मैं पिकासो की तरह बनूँगा, कि इसी लाइफ में जीऊँगा और इसी लाइफ में मैं मेरे पेंटिंग के जो भी पैसे हैं बहुत अच्छे से एन्जॉय करेंगे। एन्जॉय करूँगा, हाँ, वो क्योंकि तो ये है। सब चीज़ें विदाउट स्टडी नहीं आएगी। एवरीडे कुछ ना कुछ ड्राइंग पहले से करता था, स्को छोटा स्केच करता था या कुछ ना कुछ करता था। वो तो बाद में मुझे पता चला कि आर्टिस्ट बनना इतना ईज़ी है नहीं, नहीं है, बहुत नहीं बहुत है। ज़्यादा ये मेहनत बात करनी होती है। अभी इंडिया में जितना मैं जानती हूँ, देखती हूँ कि लोगों को ये पता है कि आपको डॉक्टर कैसे बनना है, उनकी जर्नी बहुत हार्ड होती है। एक यस। इंजीनियर कैसे बनना है, उनकी जर्नी हार्ड होती है। हुँ। लेकिन एक आर्टिस्ट कैसे बनना है, उनकी जर्नी कैसी होती है, किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता हाँ, नहीं, नहीं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, ये भी किसी को पता नहीं है। सभी लोग बोलते थे कि ये बस ड्राइंग कर रहा है तो इतना कुछ आगे फ्यूचर नहीं है, हुँ, ये हुँ। नहीं है, वो नहीं लेकिन ये होता है ना जैसे किसी आर्टिस्ट का जीवन पढ़ना है तो उसके पेंटिंग्स को देख लो। यस, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ पोर्ट्रेट रेमब्रांड के देखने के बाद पता चल जाता है कि उनकी लाइफ में कैसे-कैसे स्टेजेस आए। सर कुछ अपने टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे? यस, यस मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी जगह पे मेरा जब भी काम डिस्प्ले होता है, तो मुझे ये क्वेश्चन हर कोई आर्टिस्ट, आर्ट क्रिटिक्स या फिर कोई सीनियर आर्टिस्ट या जूनियर आर्टिस्ट मुझे सब लोग पूछ आर्ट सिर्फ बनाई नहीं जाती है, जी जाती है। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं आर्टोपीडिया, जहाँ हर कला बोलती है। जहाँ हम बात करते हैं उन लोगों से जो आर्ट को जीते हैं और हर क्रिएशन में इमोशन भर देते हैं। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जिनके काम में कामनेस, डिसिप्लिन और इमेजिनेशन तीनों एक साथ मिलते हैं। एक ऐसे अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट, रिसर्चर, एजुकेटर जिन्हें हैदराबाद आर्ट सोसाइटी अवार्ड 2022-23 और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अवार्ड 2024 जैसे ऑनर्स मिल चुके हैं। वेलकम टू आर्टोपीडिया सर। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर बहुत खुशी हुई आपको आर्टोपीडिया में देख के। सो हम कुछ आपके लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, है ना? और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। आपको कब ऐसा लगा कि आर्ट ही मेरा मतलब जर्नी है या आप इसी में कुछ आगे कर सकते हैं? यस, यस, एक्चुअली जब मैं 12th में था, मैं साइंस डिपार्टमेंट से था, तो जब 12th के एग्ज़ाम हो गए, तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि मुझे फाइन आर्ट्स करना चाहिए क्योंकि मुझे इतना सारा तो पता नहीं था लेकिन फाइन आर्ट्स ये एक फैकल्टी है, इसमें कुछ एजुकेशन हम कर सकते हैं, इतना पता था। पूरा स्पेशलाइज़ेशन के बारे में तो बाद में पता चला जब बीएफए होने के बाद। लेकिन आफ्टर 12th फिर मैंने डिसाइड ही किया था। उसके पहले मेरी मम्मी जो है वो डांस, ड्रामा, म्यूज़िक इन सब में इंटरेस्टेड थी और उन्होंने मुझे पहले से ही बताया था कि आपको कुछ करना है तो आर्ट में ही आपको जाके कुछ करना है। तो तब से मुझे लगता था कि मैं कुछ आर्ट में जाके करूँगा। उसके बाद 12th के बाद मैंने बीएफए किया एंड देन एमएफए करने के बाद जब जेजे से पास आउट हो गया तो मैं कंटिन्यू अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। जब आर्ट में आप आए मतलब जब आपने एडमिशन लिया, तो उस टाइम
बहुत सारे बीएफए में वो होते हैं ना 6 अलग-अलग ब्रांचेज़ होते हैं। यस। तो आपको मतलब कैसे लगा कि आप पेंटिंग एंड पोर्ट्रेट में आपको ज़्यादा वो मिलेगी? मुझे बस इतना पता था, मैंने अभी बताया कि मुझे इतना स्पेशलाइज़ेशन के बारे में पता ही नहीं था। जैसे उसमें एप्लाइड आर्ट है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, इंटीरियर है, मेटल वर्क है, सिरेमिक है, टेक्सटाइल है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो जब वहाँ पे ऑप्शन टिक करने का टाइम आया था, तो एक देशमुख सर थे वहाँ बैठे हुए, तो मुझे इतना भी पता नहीं था। मैंने बस उनको ये बताया था कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है? तो मैंने बोला कि आप यहाँ बैठे हो और मुझे आगे बैठ के आपका ड्राइंग करना है, मुझे ये सीखना है। हुँ। तो फिर वो स्माइल किया उन्होंने और उन्होंने बोला कि पेंटिंग में आप टिक करिए। फिर पेंटिंग में टिक किया तो ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एंड देन मैं फाइन आर्ट्स में आ गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि आप हर एक आर्ट फ़ॉर्म में काम करते हैं, जैसे कि आप प्रिंट मेकिंग भी कर रहे हैं आपने बताया, हुँ। आप ड्राइंग, पेंटिंग और पोर्ट्रेचर ये सारी चीज़ों में आप बहुत दक्षता हासिल कर लिए मुझे यस, यस। जब मैं औरंगाबाद में था तो औरंगाबाद के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में जब मैंने फाइन आर्ट्स में डिग्री किया, तो वहाँ पे ये कंपल्सरी था। प्रिंट मेकिंग, पोर्ट्रेट, पेंटिंग फर्स्ट ईयर उसके में होता है। बाद यस फर्स्ट ईयर में था और इनफैक्ट वहाँ पे फाइनल ईयर के सिलेबस में भी है। ओह! वहाँ पे प्रिंट मेकिंग कंपल्सरी है, पोर्ट्रेट कंपल्सरी है और क्रिएटिव पेंटिंग भी कंपल्सरी है, अच्छा, डिसर्टेशन भी कंपल्सरी है। तो ये सब वहाँ डिसर्टेशन तो मास्टर्स में नहीं होता है? बीएफए में भी होता है वहाँ पे। अच्छा, तो इसलिए फिर वहाँ पे एस्थेटिक्स और आर्ट हिस्ट्री ऐसे 5 सब्जेक्ट होते थे। तो वहाँ पे कंपल्सरी था, तो इसलिए हम लोगों को सभी प्रिंट के भी प्रोसेस पता है और पोर्ट्रेट और पेंटिंग तो ये तो करना ही ये होता तो है। बहुत अच्छी लेकिन बात है। मेरा उसमें से ज़्यादा इंटरेस्ट पोर्ट्रेट में आया, उसके बाद मैंने एमएफए जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से फिर पोर्ट्रेचर में कंप्लीट कर लिया। मतलब बीएफए आपने औरंगाबाद से और एमएफए आपने जेजे स्कूल जेजे ऑफ आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट। तो अब 2 आर्ट कॉलेजेस में आप पढ़ चुके हैं, तो दोनों आर्ट कॉलेजेस का अपना एक माहौल होगा, से। यस, अलग-अलग तरीका होता है हर आर्ट कॉलेज का काम करने का। यस, यस। तो आपको दोनों से क्या अंतर समझ में आता है और क्या आपको किस आर्ट स्कूल ने आपको ज़्यादा हेल्प की? हाँ, मुझे दोनों भी आर्ट स्कूल ने काफ़ी हेल्प किया है। इनफैक्ट मैं जब नया-नया था तब बीएफए में मैं बहुत ही नया कुछ सीख रहा था वहाँ पे फाइन आर्ट्स में। तो औरंगाबाद से मुझे जैसे कि ऑन द स्पॉट लैंडस्केप के लिए जाना, वहाँ पे अजंता, एलोरा केव्स में जाके स्केचिंग करना, लैंडस्केप करना, वाटर कलर करना, तो मुझे काफ़ी टाइम मिला वहाँ पे। और ऑफ़ कोर्स ये सब सीखने के बाद जब मैं जेजे में चला गया, तो तब ऑलरेडी मैं थोड़ा तैयार हो गया प्रिपेयर था। हाँ। प्रिपरेशन हो गया था काफ़ी अच्छे से। अब प्रिपेयर होके जेजे में जाने के बाद तो आप तो जानते हो जेजे का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, आर्टिस्टिक माहौल है। वहाँ जाने के बाद तो ऑटोमैटिकली कोई सादा भी अगर कोई पर्सन है तो वो भी आर्टिस्ट की तरह फ़ील करेगा। फ़ील करने लगता तो है। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से काफ़ी अच्छी जर्नी और स्टार्ट हो गई मेरी। तो दोनों जगह का क्या अपनी विशेषता है? दोनों का अपना-अपना विशेषता कुछ-कुछ बताइए दोनों का? यस, यस। अगर औरंगाबाद की बात करें तो वहाँ पे ना प्रॉपर आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ही शांत और बहुत ही काम के लिए टाइम मिल जाता था। लेकिन दिल्ली बहुत अपने आप में फ़ास्ट है, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी गैलरीज़ है, बहुत सारे एग्ज़िबिशन्स होते हैं, आपको ज़्यादा पता होता है वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अभी तो कहीं पे भी रह के पता चल जाता है, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पे मुंबई में ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट होता था और बहुत फ़ास्ट लाइफ़ है बॉम्बे का, तो डेफ़िनेटली मैं काफ़ी कुछ सीख गया तो काम के ऐसे साथ। शांत जगह से एकदम से दौड़-भाग वाली जगह पे ये आना, है ना? थोड़ा चेंज था, हाँ। लेकिन मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ सीखना था, तो इसलिए मैं यूज़्ड टू हो गया फिर मुंबई के अच्छा, लाइफ़। कुछ ऐसा होता है कि सब आर्ट कॉलेज में होता है ना कि अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी से करना है तो ये वाला आर्ट कॉलेज अच्छा है, अगर पेंटिंग से करना है तो ये वाला आर्ट कॉलेज अच्छा है। बिल्कुल, तो आपके नॉलेज में अब तो आप बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस में घूम चुके होंगे, तो बिल्कुल। अगर कोई यंग आर्टिस्ट है जिसको आगे हुँ, एडमिशन लेना है, तो किसी को फ़ोटोग्राफ़ी में लेना होता है, किसी को आज तो सबको पता होता है, हमारे टाइम में तो किसी को पता ही नहीं होता था कि फाइन एग्ज़ैक्टली। आर्ट्स होता क्या है? यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। एक्चुअली जब मैं बीएफए किया था तो वहाँ हमें ये तक पता नहीं था कि एमएफए के लिए कहाँ जाना है, कितना काम लेके जाना है, क्या करना है।
तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। अभी तो ऑनलाइन आप सब कुछ देख सकते हो कि किसका कहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस और जैसे कि प्रैक्टिकल है या थियोरेटिकल है या फिर इंटरव्यू है या फिर और भी कुछ है, तो ऑनलाइन भी होता है। लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं जेजे में गया तो जब मैं फर्स्ट टाइम जेजे के स्टूडियो में गया तो वहाँ जब मैंने काम देखा तो मुझे एक शॉकिंग था मेरे लिए, एक धक्का लग गया था मुझे कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं? लेकिन उसके बाद जब मैं भी बहुत सारा काम करके लेके चला गया था और उसके बाद जब एडमिशन हो गया तब मैंने और अच्छा काम किया वहाँ पे, बहुत खुद को डेवलप किया, रेगुलर जाके काम करता था मैं और स्टूडियो में काफ़ी बड़े-बड़े कैनवासेस करता था। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि आपको ऐसा लगता है कि कौन-सा आर्ट कॉलेज किसके लिए ज़्यादा फेमस है? यस। जैसे कि औरंगाबाद जाए तो पेंटिंग के लिए है। यस और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अपने-अपने अलग-अलग स्कूलिंग एक फ़ेमस है। जैसे कि बॉम्बे स्कूल जो है, हुँ। वो ज़्यादातर एकेडमिक स्टाइल को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, हुँ। बॉम्बे स्कूल। और जैसे शांति निकेतन अगर है, तो वहाँ पे वॉश टेक्निक और वहाँ पे जो भी उनका जो वॉश टेक्निक है, सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। हुँ। और जब अगर बड़ौदा की बात करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल जो पेंटिंग्स होते हैं, क्रिएटिव ज़्यादा वो उसके लिए फ़ेमस है। तो ऐसे अपने-अपने स्कूल का एक स्पेशलिटी है, वो आज हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे उस हमें टाइम तो नहीं कुछ पता। पता नहीं अरे! था ये। मैंने जब एडमिशन लिया था लखनऊ में 2016 में, यस, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि आर्ट्स में भी इतने सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिल्कुल। स्कल्पचर है और प्रिंट मेकिंग है और फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बस इतना था कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। यस, ब यस, बिल्कुल। तो अभी तो सबको सब पता होता है। आपके काम में एक मिक्स दिखता है, रियलिज़्म और कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन थॉट का। ये दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हैं? अ, मुझे मैंने जैसे बताया कि मैं ज़्यादातर ऑन द स्पॉट लैंडस्केप करता हूँ। तो ऑन द स्पॉट लैंडस्केप करना ये रियलिज़्म में ही जो आर्टिस्ट है जैसे कि गुस्ताव कुर्बेट, जॉन फ्रांसिस्को मिले, ये जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने बाहर जाके स्टूडियो के बाहर जाके फर्स्ट टाइम पेंट किया था वर्ल्ड में। तो वो जो रियलिज़्म है वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जो इम्प्रेशनिज़्म आए जैसे कि क्लाउड मोने, माने, देगा, रेनोआ ये जो आर्टिस्ट हैं इनके काम भी मुझे बहुत पसंद है। तो इनके साथ-साथ मैं कॉन्सेप्ट को लेके आता हूँ जैसे कि इंडियन जो भी उम, अलग-अलग जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि उसमें अलग-अलग आर्किटेक्चर है जैसे कि मुगल आर्किटेक्चर है और उसके बाद कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि उसका इंटीरियर भी मेरे पेंटिंग के थ्रू बाहर आए। इसलिए मैं वो कलर स्कीम और वो सब एक विंटेज लुक देने की मैं कोशिश करता हूँ। वो हाँ। ऑटोमैटिकली हो जाता है और कुछ मैं भी करता हूँ। वो तो है, जब मैंने आपका काम देखा तो उसमें स्टूडियोज़ और क्लासरूम्स यस। मुझे लगता है कि आप इतने खूबसूरती से पेंटिंग करते हैं। हाँ। तो ये इसका इंस्पिरेशन आप एक टीचर हैं इसलिए है कि कुछ और इससे रिलेट अब करता है? एक्चुअली इसका इम्प्रेशन शायद टीचर हो ये भी है और एज़ एन आर्टिस्ट मैं सोचता हूँ कि जैसे ज़्यादातर जो इंटीरियर आर्किटेक्चर है वो उसको लेके मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना और क्लास में बैठने की वजह से जो मैं देखता हूँ जैसे स्टूडियो देखता हूँ जैसे कि स्कल्पचर स्टूडियो है या फिर मैकेनिकल लैब है या फिर फार्मेसी की लैब है ऐसे अलग-अलग जो लैब्स को मैंने पेंट किया है, तो उसमें जो भी रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है हुँ। या जो भी कंपोज़िशन है, वो बहुत सिंपल कंपोज़िशन है। वहाँ कोई भी कहीं पे भी देखता है, लेकिन बहुत कम लोग वो पेंट करने की सोचते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा शायद मेरा काम, तो मैंने कुछ जैसे मैं दिल्ली में घूम रहा था, तो ज़्यादातर मैं यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग के सामने जब जाता हूँ तो वहाँ पे मीटर्स दिखते हैं मुझे। तो वो मीटर को देख के मुझे बहुत ज़्यादा अलग लगा और मुझे लगा कि ये भी मेरे सब्जेक्ट का एक पार्ट हो पार्ट हो सकता है। सकता है। तो मैंने उसको लेके रिसेंटली अभी काम ये तो है सर, वो जैसे एक आर्टिस्ट की खासियत यही है, जैसे जो लोगों को बहुत सारा कबाड़ दिखता है ना, तार, जंकड़ और पुराने की। चीज़ें, हम आर्टिस्टों को उसमें आर्ट दिखता है। एग्ज़ैक्टली ये बहुत अच्छी बात बोली कि आर्टिस्टिक हमारी जो नज़र होती है, जैसे एक जगह पे
कोई कारपेंटर कुछ काम कर रहे थे और मैं हर रोज़ उनको जाते-जाते देखता था। लेकिन एक दिन मैंने रुक के वहाँ पे कुछ ड्राइंग किया। ड्राइंग करने के बाद वहाँ पे जो भी भूसा पड़ा है, जो भी कचरा पड़ा है, हुँ। तो उसको मैंने पेंट किया और उसी के लिए मुझे प्रफुल्ल डानुकर अरे गोल्ड ग्रैंड अवार्ड मिला। ओह वाह! तो कोई अगर बोलेगा तो ये तो कचरा है, क्या लेकिन पेंट कर रहे उसके हो? क्या पेंट कर रहे हो? लेकिन मैंने उसको देख के एक एज़ एन आर्टिस्टिक माइंड हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मजबूर करता है। जैसे जब मैं आपकी पेंटिंग्स देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हम केवल एक आर्टिस्ट का आर्ट देखते हैं, एक पेंटिंग बनी-बनाई पेंटिंग। लेकिन जब हम उसके पीछे जाते हैं, उसके आर्ट स्टूडियोज़ देखते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, जैसे पता नहीं किसी को कैसा लगेगा, लेकिन जब मैं अपने नज़रिए से बताती हूँ, तो ऐसे कलर्स फैले रहेंगे, कहीं आपके ब्रशेज़ फैले रहेंगे, यस, यस। कहीं मतलब वो अव्यवस्थितता जो दिखती है ना, इतनी खूबसूरत लगती है, अपने आप में एक पेंटिंग जैसा लगती है, जो आपके काम में नज़र आता है। बिल्कुल, क्योंकि आप जब भी देखते हो तो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक जो सामान रखा हुआ है वो इतना अच्छा नहीं अपीलिंग दिखेगा। नहीं लगता है, सही बात। हाँ, अपीलिंग नहीं लगेगा। हुँ, ये एकदम परफेक्ट वर्ड है आपने जो यूज़ किया। बट जब हम नॉर्मल देखेंगे और जो सब पड़ा हुआ सामान है और उसको एज़ अ पेंटिंग के अप्रोच से देखना और उसको पेंटिंग में अ, निकालना, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन मुझे लगता है मुझे वो काम बहुत पसंद है, इसलिए शायद वो नहीं, काम हो जाता है। नहीं, नहीं, वो खूबसूरत भी लगता है, मैंने जी। देखी है आपकी पेंटिंग्स में। यस, यस, थैंक यू। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई काम करते-करते ज़्यादा पॉलिश करने के चक्कर में उसके जो इमोशंस हैं, वो चले जाते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल जाते हैं क्योंकि आप जो देखते हो, वो एज़ इट इज़ पेंट करने के चक्कर में कभी-कभी उसका जो मेन एसेंस है, हाँ, जो मेन उसका कॉन्सेप्ट है, वो कहीं न कहीं खो कम दो हो जाता है, खो जाता है। हो जाते हैं। तो कभी-कभी होता है ऐसा, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि वो एसेंस ना खोए क्योंकि हम कोई भी स्पॉट को देखने के बाद जो हमने डिसाइड किया है, मैं चाहता हूँ कि वो एज़ इट इज़ पेंट करने से बेटर वो थॉट को ज़्यादा पेंट किया जाए। अपने हिसाब से मैं कलर लगवा फ़ोकस रहता हूँ उस थॉट पे। वो तो तो लेकिन फिर भी आपने जो बोला ये होता है, कभी-कभी तो वो हो जाता है। वो होता है, जैसे बचपन में मैं एक बार ट्री पेंट कर रही थी, तो ट्री में थोड़ा-सा रेडिश मैं ऐड कर रही थी, मम्मी कह रही है मेरी कि ये रेड कहाँ ट्री में रेड कहाँ आता है? यस, ट्री में ऐसा ब्लू तुम क्यों डाल रही हो? तो अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं जिस नज़रिए से ट्री को देख रही हूँ वो रेड ये है, वो यस, ब्लू है। बिल्कुल, हाँ, तो वो आर्टिस्ट का वो एक नज़रिया तभी वो एक पेंटिंग के रूप में बिल्कुल। बदलता है और मुझे सुंदर मुझे लगता है। इ इस जैसे आपने बोला ना इसी से मुझे एक फ़ेमस आर्टिस्ट है जो इम्प्रेशनिस्ट की शुरुआत जिन्होंने की थी, एडगार माने उनका नाम है, तो वो बोलते हैं कि आर्ट जब तक बहुत ईज़ी है अ, तब तक बहुत ईज़ी है जब तक हमें आर्ट की कोई भी भाषा समझ नहीं आती और आर्ट बहुत डिफ़िकल्ट है जब हमें जब सब पता जब हमें पता होता है तब हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो ये एडगार माने वही वो तो बोलते हैं। है। एक यस, एक बच्चा जब एक आर्टिस्ट होता है, जैसे मैं मुझे लगता है कि मैं आर्ट कॉलेज से पहले जो पेंट करती थी और आर्ट कॉलेज में पढ़ने के बाद जो पेंट करती थी, हाँ, उन दोनों में इतना अंतर है, दोनों खूबसूरत है। लेकिन जो जो मैं आर्ट कॉलेज के पहले जो मैं बच्ची थी तब जब मैं पेंट करती थी, तो उसमें एक अलग और ही इमोशन दिखते हैं। मतलब बिल्कुल, बिना डर बिल्कुल। थोड़ा डर नहीं दिखता। बिल्कुल डर नहीं दिखता क्योंकि आपको कोई भी जो कि प्रिंसिपल्स हैं, जो भी कलर थ्योरीज़ है, वो कुछ पता नहीं होता, आप बहुत फ्रीडम के साथ काम करते बहुत, हो। बहुत। और इसलिए एक चाइल्डिश नेचर उसमें जो दिखता है ना, वो अलग ही यस, वो वो तो रौनक जगा देता है काम में। बिल्कुल। तो जब आप एक पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट पहले से सोच के रखते हैं कि ऐसे बनाते-बनाते कुछ बन जाता है टाइप? नहीं, मैं जैसे कि अभी अलग-अलग स्टूडियो में मैं विज़िट करता हूँ। तो जैसे कि मैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गया था। तो वहाँ पे मैंने एक प्रिंट मेकिंग का बड़ा स्टूडियो देखा वहाँ पे मैं जब कॉलेज विज़िट कर रहा था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मेरा लैंडस्केप का डेमोन्स्ट्रेशन वहीं पे किया जाए। तो मैंने फिर वहाँ वो जो बड़ा स्टूडियो है, तो वो वहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसके बाद जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गया था, तो वहाँ पे भी मैंने वहाँ के जो डीन हैं, उनको मैंने एज़ अ मॉडल बिठाया था और हमने आउटडोर में, गार्डन में वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए।
तो इसलिए मैं पहले देखता हूँ और स्पॉट देखने के बाद ही डिसाइड करता हूँ कि मैं ये मेरे एंगल से ऐसे पेंटिंग हो ओके। जाएगा। अभी जैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी गए ना आर्ट कॉलेज, मेरा वहीं से बैचलर्स बहुत अच्छा कॉलेज है, यस। तो अभी उससे याद आया मुझे कि एक रील देखी अभी मैंने अभी कुछ टाइम पहले, आर्ट कॉलेज की ही किसी ने शूट करके डाला था। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि ये कबाड़ खा आर्ट कॉलेज है, कबाड़ खाना है। ओके, ओके। तो बाहरी लोगों के लिए वो कबाड़ खाना दिखता होगा क्योंकि ऐसे-तैसे वहाँ पे स्कल्पचर्स पड़े हुए थे, कहीं मुंडी दिख रही है, कहीं ये यस, यस, बिल्कुल, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है पैशनेट क्योंकि वो एक हम आर्टिस्टिक नज़र से देखते हैं, लेकिन लोगों के लिए वो बहुत ही अलग लगता है। वो तो है, वो तो है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो सर अभी ना थोड़ा-सा हम आपके अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बिल्कुल, मैंने आपके बारे में पढ़ा बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं। यस। लेकिन आप खुद बताइए कि आपको कौन-कौन से वैसे सारे फ़ेवरेट्स होंगे हाँ आपके जी, हाँ क्योंकि जी, एक यस, आर्टिस्ट के लिए अवार्ड यस, तो बहुत यस। मायने रखता है। तो लेकिन आप खुद बताइए कि आपको कौन-सा अवार्ड सबसे ज़्यादा दिल को छू गया और कौन-सा अवार्ड बहुत स्पेशल रहा? बिल्कुल मुझे तो सभी अवार्ड्स मेरे लिए बहुत ही अजीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा इतना मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझे पता है कि अवार्ड के लिए कितनी मेहनत लगती है और दूसरी बात ये है कि अवार्ड जिनको नहीं मिलते, बहुत सारे ऐसे जैसे मैं भी होता हूँ कि मुझे भी हर बार अवार्ड नहीं मिलते। लेकिन जिस टाइम पे मुझे अवार्ड भी नहीं मिलता और मेरा सिलेक्शन भी होता है, तो वो भी मेरे लिए अवार्ड की तरह मैं मानता हूँ। क्योंकि अपनी मेहनत करके आपको काम करने के बाद वहाँ वो भेजना, उसके बाद वो वहाँ से सिलेक्शन लेटर आने के बाद वहाँ पे वो काम भेजना, उसके रिसीव बाद करना। वो फिर से जूरी में जाके वो अवार्ड लेटर आना, तो ये बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। मुझे लगता है कि उसके 3 महीने 3 महीने में ये ये सब पूरी होता है, जर्नी की एक तरह है। जर्नी होता हाँ, है वो जीते हैं। और वो जीते हैं और जैसे मैं कुछ-कुछ जब पेंटिंग करता हूँ, तो मुझे सभी अवार्ड तो मुझे अच्छे ही लगते हैं, लेकिन कुछ-कुछ पेंटिंग होने के बाद मुझे लगता है कि ये मुझे यहाँ-यहाँ अवार्ड दिलवा अवार्ड देगा दिलवाएगी। और डेफ़िनेटली वो मिल भी जाता है, कभी-कभी मिल जाता है, हर बार तो नहीं मिलता लेकिन कब बहुत बार मिल चुका है ऐसे। तो कुछ अवार्ड्स आपके? जब जैसे कि मैंने आईफेक्स में मुझे 4 बार मिल चुका है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में 3 बार मिल चुका है या फिर आर्ट सोसाइटी में 3 बार है या और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं वहाँ पे 2-2 बार, 3-3 बार मिल चुका है। लेकिन एक अवार्ड मैं जब कोविड चल रहा था और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा नेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैंने नेट का प्रिपरेशन करने के लिए कुछ दिन मेरे पेंटिंग बंद किए थे और बहुत अच्छा से स्टडी करके मैंने एग्ज़ाम दे दिया। तो मैं कुछ 6-7 महीने पेंटिंग नहीं किया था। बस मैं पढ़ाई कर रहा था ज़्यादातर। तो उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि तीसरे दिन ही रिज़ल्ट आ गया। जैसे आज एग्ज़ाम दे के आ गए हम लोग और कल का दिन चला गया और लेट नाइट रिज़ल्ट आउट हो गया। मतलब डे आफ्टर टुमारो आपके पास रिज़ल्ट था। तो जब रिज़ल्ट आया तो मैं नेट क्लियर हो गया था मेरा। अरे तो वाह! मैं बहुत हैप्पी था कि मैंने जो पढ़ाई किया है और उसके बाद मैं बहुत खुश था। और फिर उसके बाद जब मैं एक पानी भरने के लिए जा रहा था कहीं पे, तो कूलर वाटर कूलर के पास, तो जब मैंने देखा वहाँ पे एक लैब थी और वो थी उम, शायद वो फार्मेसी डिपार्टमेंट की लैब थी। जब मैंने देखा तो मैंने फिर वहाँ एक पेंटिंग किया, तो वो पेंटिंग मेरा कुछ महीने के बाद का पेंटिंग था, तो मैं बहुत डेडिकेशन के साथ इतना अच्छा पेंटिंग किया, तो जब मैंने वो पेंटिंग किया तभी मुझे पता था कि इसके लिए मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा। एंड देन उसके लिए मुझे 2 अवार्ड मिले, एक मिला मुझे हैदराबाद आर्ट सोसाइटी का बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला वाओ! और उसी पेंटिंग के लिए मुझे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का भी अवार्ड मिला, जो 75 ईयर के बाद जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने किया था एग्ज़िबिशन, ओह! 75 अवार्ड दिए, उसमें से वो एक पेंटिंग था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है और अभी वो पेंटिंग हैदराबाद आर्ट सोसाइटी की कलेक्शन में है। तो वो पेंटिंग मेरे लिए बहुत मतलब अवार्ड के पहले ही बहुत इम्पोर्टेंट था और वो ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट रहेंगा। उसके बाद बहुत सारे पेंटिंग्स किए बट उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ़ हुँ, में। चलिए। अच्छा अवार्ड्स ऐसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यस। तो अवार्ड्स मिलने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है या एक थोड़ा-सा डर लगता है कि और
अच्छा काम हमें करना है और आगे के लिए, जो आगे बढ़ते जाने का एक जज़्बा होता है। बिल्कुल वो तो अवार्ड मिलने के बाद तो डेफ़िनेटली एवरीवन पर्सन विल बी हैप्पी। हुँ, बट जब अवार्ड मिलता है तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है और मुझे लगता है कि वो आनी भी चाहिए। हुँ। जैसे साइमल्टेनियसली आप आगे जाते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो डेफ़िनेटली आपको और अच्छा काम करना ही पड़ता है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही आ जाती है जाती है। और आप करते भी हो। लेकिन अवार्ड्स के साथ-साथ बस अवार्ड मिलना इतना नहीं होता। अवार्ड के बाद आपका काम लोगों को पता चल जाता है। और लोग आते हैं, मिलते यस, हैं। आपका काम लोग देखते हैं। देखने के बाद आप पॉपुलर हो जाते हो, आपका पब्लिसिटी होता है। उसके बाद आपका काम ठीक जा रहा है क्योंकि जो भी अवार्ड देते हैं वो बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट होते हैं। एक अच्छे आर्टिस्ट होते हैं और जिनको जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे मिला होता है और वो लोग आपके काम को अवार्ड देते हैं। इसका मतलब आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, उसका वही मतलब है। हुँ, हुँ। और अवार्ड मिला नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खराब है, लेकिन 4 काम में से 1 काम को तो अवार्ड देना है। मैंने इसलिए पहले ही बोला कि आपका सिलेक्शन होना ही अपने आप में अवार्ड है, मैं हुँ, ये हुँ। मानता हूँ। जैसे बिल्कुल। मुझे कहीं अवार्ड नहीं भी मिला, तो भी मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, क्योंकि अपना काम ठीक है इसलिए वहाँ तक पहुँचा। पहुँचा। कितने सारे लोगों ने तो दिया होगा वहाँ तक भी नहीं पहुँचे होंगे। तो इसलिए जो भी आपको अवार्ड मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो प्रेशर मुझे नहीं लगता किसी को आता होगा लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत डेफ़िनेटली हाई हो जाता है। अच्छा, अब मैंने अभी जैसे आपसे बात किया तो पता चला कि आप पेंटिंग्स अपनी पेंटिंग को देख के खुद ही जज कर लेते हैं कि ये पेंटिंग मुझे अवार्ड दिलाएगा। हाँ जी। लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं वही तो अपनी अपनी पेंटिंग को इतना क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि वो भेजते ही नहीं है आगे। येस तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं अ, मैं ये इसलिए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सचमुच कॉम्पिटिशन के लिए नहीं भेजते वही। और वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं था। पहली बात तो ये बोलते हैं और दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम भेजते हैं लेकिन किसी का सिलेक्शन ही नहीं होता। लेकिन मैंने मैं नाम भी बता सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि बिना नाम बता के मैं बोल देता हूँ। मैं 5 से 6-7 लोग ऐसे हैं जिनका मैंने काम देखा और उनको मैंने बताया कि आप ये पेंटिंग यहाँ भेजो, ये पेंटिंग यहाँ भेज दो और उनको वहाँ पे अवार्ड मिल गया। सो मुझे लगता है कि टैलेंट सब में है लेकिन ना आपको एग्ज़िबिशन जाना चाहिए देखने के लिए। वहाँ पे कैसे काम सेलेक्ट होते हैं, कैसे काम डिस्प्ले होते हैं, किस कैटेगरी का काम वहाँ पे पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन के लिए जाता है। ये सब आप जब जाओगे, देखोगे तभी आपको पता चलेगा इसलिए ये ज़रूरी तो है आप इसका मतलब आगे किसी को भी करना है, अगर देखना है काम तो काउंसलिंग करा लो सर से। नहीं, नहीं, लिसन थैंक यू सो मच बट आपको मतलब सभी आर्टिस्ट को तो मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके गैलरीज़ को विज़िट करना चाहिए। जैसे कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है, उनका एक अलग पैटर्न है। जैसे कि नेशनल है, उसका अलग है, हुँ। आईफेक्स है, उसका एक अलग लेवल है। तो अलग-अलग लेवल में अलग-अलग कैटेगरीज़ के पेंटिंग आप ज़्यादातर भेज सकते हो। तो मतलब आपको कैटेगरीज़ याद हो गई है कि उस तरीके की पेंटिंग को कहाँ अवार्ड मिल सकता है। यस, यस, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये मुझे मैं हर एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, देता हूँ काम और डेफ़िनेटली अवार्ड सेरेमनी में जाता हूँ, तो मुझे और अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये देखने के बाद ही मुझे पता चला और ये मैं अभी से नहीं, मैं जब औरंगाबाद में था तभी भी मैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी और आर्ट सोसाइटी के एग्ज़िबिशन देखने के लिए, कैमलिन के एग्ज़िबिशन देखने के लिए बॉम्बे जाता था। मैं जहांगीर आर्ट गैलरी घूमता था और इसलिए मुझे तभी से इसकी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी पहले से ही। वो तो है जब ये मैं भी जब लखनऊ में थी तो दिल्ली में जो वो होता है नेशनल एग्जीबिशन यस, उसको देखने के लिए अब स्टूडेंट्स लाइफ में इतने पैसे तो होते नहीं थे हमारे पास। तो हम बिल्कुल। सारे फ्रेंड्स ने ऐसे पैसा इकट्ठा किया था, लिटरली ओके, पैसा इकट्ठा करके ओके। और हमने विज़िट किया था वो बहुत अलग जगह दिल्ली। होता है। और उसके बाद हमारा ये था कि बहुत सारे आर्ट गैलरीज़ हम घूम लेंगे। हाँ जी, जैसे कि आपका ये है नेशनल ललित कला ललित अकादमी कला है, एलजीएम है, हाँ, हाँ। एनजीएम में है, त्रिवेणी कला तो संगम में है या आईफेक्स गैलरी है। लेकिन ऑब्वियसली हम नहीं घूम पाए थे। तो लेकिन हाँ, ये था कि वो जज़्बा था हमारे पास। बिल्कुल, तो तभी हमने तभी आप आगे जा पाते हो, अदरवाइज़ एक जगह पे बैठने के बाद कुछ नहीं होगा। यस, ये उतना ही सच है। तो सर
आप अभी जैसे टीचिंग में हैं अभी ना, कहाँ पे? जामिया मिलिया में, यस, है यस, ना? लेकिन आप रिसर्च का भी काम कर रहे हैं, पीएचडी, है ना? यस, तो बिल्कुल। कुछ थोड़ा उसके बारे में बताएँगे कि किस तरफ है आपका रिसर्च? बिल्कुल मैं पोर्ट्रेट में जब मास्टर डिग्री किया तो मैं चाहता था कि पोर्ट्रेट को लेके मैं आगे रिसर्च भी करूँ। तो नेट करने के बाद मैं जब पीएचडी कंटिन्यू कर रहा था, तो जब देहरादून में था तो मुझे बहुत अलग-अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था कि आप ये करो, वो करो। लेकिन मेरा था कि मुझे पोर्ट्रेट को लेके ही काम करना है। तो जब वासुदेव कामत जी जो हैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट फेमस हाँ, और उनको इसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री भी मिला है। तो मैं उनको लेके बहुत सीरियस था, उनके काम को देखता था मैं, बीएफए, एमएफए सभी उनके काम को देख के मैंने किया वो तो हुआ है। है। तो उनके पोर्ट्रेट का एनालिटिकल स्टडी यही मेरे पीएचडी का टॉपिक है। ओह! तो मैं साइमल्टेनियसली मुझे पोर्ट्रेट को लेके ही काम करना था इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट में काम किया। वैसे आपका पोर्ट्रेट्स मैंने देखा है, ऐसा लगता है कि वो पेंटिंग से निकल के ब्रीथ कर रहे हैं। यस, यस। वासुदेव कामत सर का भी हाँ काम जी। देखा हुआ है। सर का काम तो बहुत, बहुत ही अच्छा है और सर ऐसे पहले आर्टिस्ट थे कि जिनको पोर्ट्रेट सोसाइटी ऑफ अमेरिका का ड्रैपर ग्रैंड अवार्ड मिला है, उनके वाइफ के पोर्ट्रेट के लिए। तो उनका पोर्ट्रेट तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, वो बहुत ही तो है। अच्छा और मुझे बहुत खुशी है कि लास्ट टू लास्ट ईयर जो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए मुझे जब अवार्ड मिला बेस्ट पेंटिंग का, तो वासुदेव कामत वाज़ जूरी मेंबर दैट ओह वाओ! ये तो ऐसा ड्रीम कब छू यस, सकता यस। है। और जब मैं अवार्ड सेरेमनी में गया, जब उनको मैंने काम दिखाया, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम के बारे में बोला कि बहुत अच्छा काम है। तो इतने बड़े आर्टिस्ट ने अपने काम के बारे में अच्छा बोलना, ये बहुत बड़ी रिसिप्ट है। वो अवार्ड तो बहुत छोटा हो जाता है, अच्छे आर्टिस्ट ने पेंटिंग के बारे में अच्छा बोलना, वो बहुत-बहुत मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ, मुझे लगता है। तो है। अगर आप लोगों ने काम नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वासुदेव कामत सर का और एम संगपाल सर का भी। यस, यस, बिल्कुल। अम, और अब जैसे कि आप टीचिंग करते हैं, हाँ, तो एक आर्ट टीचर, एक नॉर्मल टीचर, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हाँ है जी, ना? हाँ जी। क्योंकि आर्ट टीचर एक मेंटर होता है, ठीक है? बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। किस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे बच्चों को, एक आर्ट टीचर बन के कि एक आर्टिस्ट बन के जो उनके साथ कोलैबोरेट करता हो? बिल्कुल, जब मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में था तो वहाँ पे टीचर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहाँ पे जो भी टीचर है वो वहाँ स्टूडियो में काम करते काम हैं करते हो। और उनके काम इतने अच्छे होते हैं, उनके एग्ज़िबिशन्स लगते रहते हैं जहांगीर में या फिर दिल्ली में या अलग-अलग जगह पे, वो अलग-अलग देश में घूमते हैं, तो ऐसा टीचर हमने देखा है। तो मैं ऐसा ही कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ मैं भी काम करता हूँ, बच्चों के साथ जितना आप काम करोगे, बच्चे देखेंगे, अलग-अलग टेक्निक्स को समझेंगे। चारकोल कैसे यूज़ करना है, ऑयल का प्रोसेस क्या होता है, वाटर कलर का टेक्निक क्या है या फिर कंपोज़िशन कैसे करते हैं, कैसे मॉडल को देखना है, मॉडल को कंपोज़ कैसे करना है अपने पेपर पर। तो ये सब चीज़ें आप अगर बोलोगे बच्चों को, तो बच्चों को इतना समझ में आएगी लेकिन वो पेपर पे नहीं यो ड्रॉ कर ड्रॉ नहीं पाएँगे। कर पाते। लेकिन अगर बच्चों के सामने अगर कोई कोई भी है सीनियर है या कोई अच्छा आर्टिस्ट है, अगर वो वाटर कलर कर रहा है, तो बच्चे ज़्यादा समझेंगे और बच्चे समझ के वो खुद उनके काम में डेवलपमेंट हो जाएगा। वो तो है। तो मैं मुझे लगता है कि एज़ एन आर्टिस्ट ट्रेन्ड होके अगर आप पढ़ाओगे तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएँगे। वो तो है। एक बार डेमोंस्ट्रेशन से हम जितना नहीं सीख पाते हैं, बार-बार देखते-देखते तो हम ज़रूर ही सीख लेते हैं। यस। तो ये अच्छा है कि उनके बीच में बैठ के काम करते रहो, तो हाँ जी, हाँ जी, सीखते हैं। यस। जैसे मैं जामिया में पढ़ा रहा था और एक पोर्ट्रेट का मैं हमारा वीक चल रहा था, तो वहाँ पे बच्चों ने बोला था कि सर हमें ऑयल कलर का डेमो चाहिए और हमें ऑयल कलर हमने कभी देखा नहीं है, ना हमने कभी किया है। तो हम चाहते हैं कि आप ऑयल में काम करते हो तो आप हमें डेमो दे दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करो कल मॉडल आएगा तो आप सब लोग कैनवास लेके आ जाइए। तो मैं भी एक कैनवास रेडी करके चला गया 3.5 बाय 4.5 फीट का और मैंने ड्राइंग किया, सभी बच्चों ने देखा, फिर मॉडल को एक ब्रेक दिया, फिर दूसरे सिटिंग में सभी बच्चों ने ड्राइंग किया। फिर जब मॉडल फिर से सिटिंग जब दिया मॉडल को, मैंने फिल अप किया, उसके बाद बच्चों ने फिल अप किया। ऐसे कर के हमने 5 दिन मॉडल था, 5 दिन में 4 पेपर थे। 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 5 दिन में 4 पेपर
तो 5 दिन हमने कंप्लीट एक पेंटिंग किया। वो तो बच्चे एक तो सीख गए अच्छे से ऑयल कलर कैसे क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक में काम करते हाँ। हैं, वो सीख गए। और दूसरी बात ये है कि मेरा भी एक अच्छा काम तैयार हुआ बच्चों के साथ-साथ, और उस काम के लिए मुझे इस साल के लिए हैदराबाद में जो मदापुर आर्ट सोसाइटी है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद का, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का, तो उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिल गया। ओह बाबा! वो मतलब यस, यस। हर काम के लिए आपको एक अवार्ड मिला हुआ है, ये तो बिल्कुल। मतलब हाँ। अचंभा है, बहुत अच्छी बात है वैसे आर्टिस्ट जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि पहले जितना रिकॉग्निशन नहीं था हुँ। आर्टिस्ट को लेके, उतना अब गवर्नमेंट भी बड़ा ध्यान दे रही है कि बिल्कुल। हाँ, जो काम कर रहा है, जो मतलब इ यस, कार्यरत है उसको दो, बिल्कुल। बढ़ावा दो। इसीलिए तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सीसीआरटी की तरफ से जो सीनियर और जूनियर फेलोशिप मिलती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं इसी साल के लिए मुझे जूनियर फेलोशिप भी मिला है, तो सीसीआरटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और साइमल्टेनियसली उसके साथ-साथ मेरा काम भी बहुत अच्छा पॉज़िटिव हो रहा है। तो कुछ उसके बारे में बताएँगे किस तरीके का काम उसमें चाहिए होता है सीसीआरटी में? सीसीआरटी में अलग-अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि पेंटिंग में प्रिंट मेकिंग है, पेंटिंग है, उसके बाद सिरेमिक है, टेक्सटाइल है, और भी डिपार्टमेंट है जैसे डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, ऑल फाइन आर्ट्स में ओह! होता ऑल है वो। फाइन आर्ट्स। तो पेंटिंग में और एक आर्ट हिस्ट्री है, और डिजिटल मीडिया है, और भी अलग है। तो ऐसे सभी डिपार्टमेंट के लोग उसमें एप्लीकेशन आप दे सकते तो हो। उसका प्रोसेस क्या है? जैसे एप्लीकेशन भरना है यस, और ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। और उसके बाद अपना काम उनको ले जाके दिखाना होता है यस, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही आप जो भी कर रहे हो, मतलब आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, उसका एक छोटा-सा जो थीसिस है, या फिर जो भी प्रपोज़ल है, प्रपोज़ आप प्रपोज़ल आप उसको वहाँ पे सबमिट करना था ऑनलाइन, और ई फॉर्मेट में सभी। उसके बाद आपके अगर काम है, तो वो काम के फ़ोटोग्राफ्स, और आपका रिज़्यूम है वो, और आपके एजुकेशनल डिटेल्स, ऐसे ऑनलाइन एक फॉर्म आता है वेबसाइट पे, वो भर के, उनका प्रिंट निकाल के उनको पोस्ट करना है। हाँ। और उसके बाद मतलब वो बुलाते हैं फिर आपके काम पे या फिर यस, आपको सिलेक्ट करते अब हैं? जितने भी एप्लीकेशन आए हैं, उन सबको लेके वो एक ऑनलाइन आपका एक मीटिंग होता है, और वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होता है। ओह! तो ऑनलाइन वहाँ पे 3 जूरी मेंबर होते हैं, मुझे जहाँ तक पता है, और 3 जूरी मेंबर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आप डिजिटल मीडिया में काम करते हो, या फिर आप पेंटिंग से काम करते हो, तो आपके पेंटिंग वहाँ पे आ जाएँगे, वो स्क्रॉल करेंगे, और फिर आपको किसी भी पेंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, या ऐसे होता है इंटरव्यू। और एक 5-10 मिनट का जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसके बाद आप लेफ्ट हो सकते हो, और उसके बाद एक रिज़ल्ट आता है। तो फिर सभी का, जैसे सभी ऑल मीडियम के, मुझे लगता है 350 लिस्ट, 350 लोगों की लिस्ट होती है, जो लिटरेचर का भी होता है, उसमें सब डिपार्टमेंट का होता है, फिर उसमें ये नाम तो आ अच्छी जाता है। जानकारी मिली यस। हमें। चलिए तो हम अपने उस पे टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ जी। अपने आर्ट के लिए कभी-कभी लिखना जब पड़ता है क्योंकि आर्टिस्ट लोग जैसे मुझे लगता है कि यस। लिखने में बहुत खराब होते लेज़ी हैं, होते हैं, यस। लेज़ी होते हैं बिल्कुल। क्योंकि वो अपने आर्ट को ऐसे बना के बयाँ करने में ज़्यादा वो होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, ना कि लिख के। लेकिन कभी-कभी जैसे सीसीआरटी की आपने बात की कि कुछ यस, अपने काम के बारे में लिखना पड़ता है फिर, लिखना ही पड़ता है। तो यस। वो इतना मुश्किल लगता है कभी-कभी। अ, वो मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल का भी मैं एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज एक स्पॉट देखा, और उस स्पॉट देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका पेंटिंग करना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक ड्राइंग किया। जैसे ये एक सिंपल प्रोसेस है, एक स्पॉट देखा मैंने ड्राइंग किया। तो इसको ही आपको लिखना है बस। कि मैंने एक कारपेंटर का वर्कशॉप देखा, कारपेंटर के वर्कशॉप में वहाँ 2-3 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ मशीन है, वहाँ ये है, वो सब कुछ आपको वर्णन, वो जो भी देख रहे हो आप, वो बस लिखना है। और मैंने वहाँ जाके 3 घंटे में मैंने एक पेंसिल ड्राइंग किया, उसके बाद मैंने चारकोल किया, उसके बाद मैंने कैनवास पे ड्राइंग किया, और उसके बाद मैंने ऑयल में पहले कौन-सा कलर लगाई, ये सब बस लिखना है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप साइमल्टेनियसली अगर ये काम करोगे, जैसे कि आप पेंटिंग भी कर रहे हो, और शाम के टाइम अगर आपने एक पेज भी लिख दिया, या एक एक पैराग्राफ भी लिख दिया, एक बहुत है। बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है।
आपके लिए वो एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। वो और रिटन डॉक्यूमेंटेशन। यस, और फिर आपको जब आपके पेंटिंग के बारे में अगर लिखना है, तो आपको बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आप बस वो 4-5 पैराग्राफ भी एक साथ जोड़ दोगे, तो आपके प्रोसेस के बारे में, आपके पेंटिंग के बारे में और आपके ओवरऑल जर्नी के बारे में भी वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट ये है। लेकिन आर्टिस्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी खराब होते हैं, हाँ इसको आप जी, हाँ मानिए जी। ना मानिए ये तो वैसे होता है। सत्य है एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल सत्य है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा-सा अपडेट तो हाँ, वो टाइम तो के साथ आज की रहना ज़रूरत है, चाहिए। वो तो आज की ज़रूरत है, सही बिकॉज़ बात है। अगर आप एक कहावत है, नो डॉक्यूमेंट्स नो हिस्ट्री, हुँ। ये एक बहुत अच्छा कोट है। तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी वो है। तो है। जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपका अगर काम सेल होता है या आपका किसी सोसाइटी की तरफ कोई काम जाता है, उस किसी के कलेक्शन में जाता है, तो ये सबका आपके पास नोट आपको करना चाहिए। ज़रूर, हाँ। किसने पेंटिंग लिया, उसका प्राइस क्या है, वो कौन से डेट में सोल्ड हुआ, वो किस मीडियम में था, उसका साइज़, प्राइस, मीडियम, ये सब आपको अगर पॉसिबल है तो आर्टिस्ट को मुझे लगता है एक नॉर्मल भी आप लिखते जाओगे ना, जैसे कि आज एक पेंटिंग सोल्ड हुआ, उसके 4-5 चीज़ें ये सब अगर लिख दोगे तो ये बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छे से वो तो है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वो आगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम एज़ अ आर्टिस्ट जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्ट जब पढ़ते हैं, तो एक सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि आर्टिस्ट में क्या पढ़ना होगा? यस। आप जाके देखो प्लीज़ हिस्ट्री ऑफ आर्ट इतनी चीज़ें यस, होती हैं यस। पढ़ने के लिए उसमें। इंडियन हिस्ट्री है, वेस्टर्न हिस्ट्री है, उसमें भी एस्थेटिक्स हैं, उसमें भी और फिलोसॉफिकल वो एंगल है, बहुत-बहुत ज़्यादा है दूसरा अगर एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग कब बनाई? क्यों बनाई? उसका मूड कैसा था? यस, बिल्कुल। उसके बाद किस वक़्त बनाई? अगर वो बिक गया तो किसने खरीदा? बिल्कुल। फिर इतनी सारी चीज़ें होती हैं एक आर्टिस्ट के बारे में पूरा हम मतलब हुँ। इतने सारे आर्टिस्ट हैं, उसके बारे में सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है जैसे जैसे कि एक पेंटिंग की हिस्ट्री द लंच ऑन द ग्रास हाँ, हाँ, या हाँ। फिर ओलंपिया, हाँ, हाँ। एडगर माने की ओहो पेंटिंग्स हो! हैं। तो वो जो सलन एग्ज़िबिशन रहता था उसमें से रिजेक्ट हो गया, उसके बाद वो बाहर आया और वो मतलब ये सब कुछ हिस्ट्री का पार्ट है और वो कितना हमें रटना पड़ता है। कंट्रोवर्सी क्रिएट किया उस पेंटिंग ने, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग तो जितना है। जितना आप पढ़ते जाओगे अच्छे से, तो उतना और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। वो तो है। इसलिए भी पढ़ाया जाता है मुझे लगता है कि आप एक आर्टिस्ट का जर्नी देखेंगे तो थोड़ा-सा इंस्पायर होंगे। और मेरे पॉडकास्ट का भी यही थोड़ा-सा मतलब है कि बिल्कुल। अ, हम एक पेंटिंग तो देखते हैं लेकिन उसकी आर्ट जर्नी हमें पता ही नहीं होती है। बिल्कुल कि नहीं, वो इंसान कहाँ से आया है, उसको एक माहौल कहाँ से मिला, कैसे मिला। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें मैं इसलिए ये पॉडकास्ट कर रही हूँ कि मैं दिखा सकूँ, आम जनता भी जाने। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत-बहुत अच्छा है क्योंकि जनरली लोगों को ये पता ही नहीं होता। जैसे फेमस आर्टिस्ट जैसे कि पिकासो है, वैन गॉग है या लियोनार्डो दा विंची है या लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एम.एफ. हुसैन है। ऐसे बड़े-बड़े आर्टिस्ट के नाम सबको पता है। उनके तो बारे में नहीं पता। लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं होता और उन्होंने कैसे जर्नी स्टार्ट किया, वो फेमस कैसे हुए, उन्होंने कितनी मेहनत किया है, क्या-क्या किया है और ये सब जानना बहुत-बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ एप्रिसिएशन इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट ऐसा भी बोला वो जाता तो है। है। तो जैसे कि और एक बहुत अलग-अलग सा भी वाक़या आता है, जैसे विंची के बारे में आता है शायद कि उन्होंने अपना कान काट के और किसी को गिफ्ट कर दिया था या अपनी गर्लफ्रेंड को आई ये थिंक। हुआ है वैन गॉग के बारे वैन गॉग यस, हाँ, हाँ, यस, हाँ, हाँ, वैन वैन गॉग। गॉग ने किया था। वो किया था उसके बाद उन्होंने जो बैंडेज हाँ, किया, हाँ, हाँ। पट्टी किया, उसका भी एक सेल्फ पोर्ट्रेट हाँ, किया हाँ, है। देखा है यस, वो देखा है मैंने यस, सेल्फ वो भी पोर्ट्रेट। किया हुआ है। आज के टाइम में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है या डिजिटल में बच्चे काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हाँ, उस टाइम में रियलिज़्म पे काम करना हुँ। थोड़ा-सा ऐसा नहीं लगता कि बहुत टाइम टेकिंग है और आप कैसे इस चीज़ को मेंटेन करते हैं या आगे जो बच्चे हैं, उनको कैसे बताते हैं कि हाँ, इतना पेशेंस देना चाहिए एक काम में? हाँ, बिल्कुल। जैसे एकेडमिक की जब बात आती है तो एकेडमिक में तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है, जैसे कि ड्राइंग कैसे करना है या फिर पेंटिंग कैसे करना है या पेंटिंग कंप्लीट कैसे करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड होता है, तो उसका इंटरेस्ट और कैसे एनहांस हो और जो इंटरेस्टेड नहीं है रियलिस्टिक पेंटिंग में, तो ज़्यादातर उनको उसका इम्पोर्टेंट मैं समझाता हूँ। जितना बोल के समझा सकता हूँ या जितना काम देख के समझा सकता हूँ, तो उनका इंटरेस्ट भी और बढ़ जाता है
और वो फिर बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अच्छी बात है। अगर आप अपने आर्ट को एक फीलिंग, एक लाइन में डिफाइन करना चाहें या आर्ट शब्द का मतलब बताना चाहें, तो आप क्या ब बताएँगे? मुझे लगता है कि आर्ट अगर सच में हमें समझ में आ जाता है, तो आपको आर्ट का रियाज़ करना चाहिए रेगुलरली। मैं रेगुलर काम करता हूँ स्केचिंग है या फिर ड्राइंग है या फिर पेंटिंग है, आपको जो भी है आप रेगुलर करोगे। तो उसके बाद आप बहुत अच्छे से आपका जो आर्ट फॉर्म है बहुत ही क्या बोलते हैं उसको बहुत डेवलप कर सकते हो। बिकॉज़ ऐसा माना जाता है कि विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट डू परफेक्ट ड्राइंग। ऐसे ऐसे बस ड्राइंग की बात नहीं है ये, तो विदाउट प्रैक्टिस आप कोई भी आर्ट को हम उसका प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो ये बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप रेगुलरली आप प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं, नहीं, जैसे ये तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हाँ, ये बात हाँ, हो गई। ये लेकिन जैसे आर्ट किसी के लिए जीवन है, किसी के लिए क्या बोलते हैं इमोशन निकालने का ज़रिया है, हाँ किसी जी। के लिए कुछ है, आपके लिए क्या है आर्ट? मेरे लिए मेरा जो थॉट है, मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है, वो मेरे आर्ट से निकलता है। जैसे मैं जो भी देखता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि आप अलग-अलग स्टूडियोज़ में स्टूडियो के सब्जेक्ट दिखते हैं। मैं जो भी देख रहा हूँ, जैसे कि मैं जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ का जो भी स्टूडियो है, उसको मैं मेरे ऑब्ज़र्वेशन से पेंटिंग में लाने की कोशिश करता हूँ। एक आर्टिस्ट एक पहले से ही आर्टिस्ट था, आर्ट कॉलेज में जाने से पहले हाँ से ही। जी। तो उसको आर्ट कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कभी-कभी पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो इस हुँ। पे क्या है आपका विचार? मुझे लगता है कि पेरेंट्स को समझाना चाहिए या फिर कुछ भी करके लेकिन फाइन आर्ट्स कॉलेज में तो जाना चाहिए। बिकॉज़ देखो क्लासिकल सिंगिंग है, कोई भी आर्ट है जिसको 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सुगम संगीत, एक होता है क्लासिकल संगीत। एक होता है नॉर्मल डांस, एक होता है क्लासिकल डांस। वैसे ही पेंटिंग में भी होता है, एक होता है हॉबी आर्ट और एक होता है क्लासिकल आर्ट। तो आपको कोई भी आर्ट का अगर डिटेल में स्टडी करना है तो आपको क्लासिकल सीखना पड़ेगा। क्लासिकल सीखने के बाद आप उसका बेस जानते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आर्टिस्ट अगर बहुत अच्छा भी है, तो भी उसको अगर क्लासिकल की अगर समझ है, अगर वो स्टडी किया हुआ है, तो उसका जो आगे जो भी आर्ट फॉर्म बनेगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। वो तो है। लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते हैं, पता है वो कहते हैं आगे जाके क्या? इसको करने के बाद क्या? वो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, यस। कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गिव अप कर देते हैं। गिव अप कर देते हैं, लेकिन आप अभी वो खुद के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे मैनेज करते हो इस सिचुएशन को। आप लेकिन कोशिश आपको करना ही है कि आपको इसी फील्ड में जाना है और फील्ड के लिए आपके पेरेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए या फिर पहले से ही आपको थोड़ा-थोड़ा तो बताना चाहिए। बिकॉज़ ऐसे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट में किया, उसके बाद उनको पता चला कि फाइन आर्ट्स ये भी कोई फील्ड है। हाँ, करना उसके चाहिए। बाद वो फाइन आर्ट्स में आए और फाइन आर्ट्स में आने के बाद उन्होंने वो पढ़ाई कंप्लीट किया। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपने फ़ील्ड को लेके और उसके बाद बहुत कुछ अच्छा हो वो सकता है। तो है। कहते हैं कोई-कोई कहते हैं कि आर्टिस्ट जब बनोगे तो ऐसे मरने के बाद ही फेमस होगे ऐसा हाँ, बहुत सारे वाक़या चलता है। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं लोग कि जैसे कि वैन गॉग हैं, कि उनके पेंटिंग्स को तो इतने सारे ऑक्शंस में बहुत अच्छा रेट मिला और वो लेकिन वो आफ्टर डेथ हुआ। बट उनको ये भी बताना चाहिए फिर उस पेरेंट्स को कि मैं पिकासो की तरह बनूँगा, कि इसी लाइफ़ में जीऊँगा और इसी लाइफ़ में मैं मेरे पेंटिंग के जो भी पैसे हैं बहुत अच्छे से एन्जॉय करेंगे। एन्जॉय करूँगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एमिर हुसैन हैं, हाँ, हाँ, उसके वो बाद तो और भाई सारे किया ऐसे पूरा। आर्टिस्ट हैं कि ऐसे भी उनको एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं हम लोग। यस। वो तो है। चलिए, तो पेरेंट्स को मनाने के लिए भी हमें कुछ-कुछ चीज़ें मिल गई। हाँ, ये और पेरेंट्स को मनाने के लिए और उनको बात करने के लिए भी आपको उसके लिए भी स्टडी करना पड़ेगा, हाँ, वो क्योंकि तो ये है। सब चीज़ें विदाउट स्टडी नहीं आएगी। तो वो तो आर्टिस्ट के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो यस, यस। पता चलेगा कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और मैं भी ऐसे नए-नए पॉडकास्ट लाती रहती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है। आप लोगों को लगता होगा कि सबके साथ सेम क्वेश्चंस पूछती है,
लेकिन मैं इसलिए पूछती हूँ कि पता चले कि सबकी आर्ट जर्नी अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है। आपकी भी अलग होगी, मेरी अलग है, इनकी अलग है। इसलिए मैं रखती हूँ कि आप पढ़े, देखे, पढ़ नहीं पाए तो कम से कम पॉडकास्ट देख लें, है ना? यस, यस, बिल्कुल। कि आपको पता चले कि कैसा है किसकी आर्ट जर्नी कैसी है। एवरी डे कुछ ना कुछ ड्राइंग पहले से करता था, छोटा स्केच करता था या कुछ ना कुछ करता था। और एवरी मंडे जब बाजार होता था, तो बाजार से मेरे फादर मेरे लिए ना एवरी मंडे एक ड्राइंग बुक छोटी लेके आते ओह थे। वाओ! ये तो अच्छा चीज़ है। यस, बहुत। और अगर ये ड्राइंग बुक, अंडरस्टैंडिंग पेरेंट हाँ, था। अगर वो ड्राइंग बुक नहीं लाएँगे तो मैं बाज़ार का जो भी खाना लेके आते हैं, जो भी गिफ्ट लेके आएँगे या जो भी कुछ, तो मैं खाऊँगा नहीं, कुछ नहीं। मैं ऐसा था। तो फिर जैसे ट्यूज़डे के दिन वो मॉर्निंग में जाते थे फिर से टाउन में, और वहाँ से ड्राइंग बुक लेके आते थे और मैं सोने के उठने से पहले फिर मुझे देते थे। ओह! तो ऐसा था। तो मेरे घर पे पहले से पता था कि ये आर्टिस्ट बन ये ड्राइंग में ही जाएगा, आर्टिस्ट बनेगा उनको लगता था। वो तो बाद में मुझे पता चला कि आर्टिस्ट बनना इतना ईज़ी है नहीं, नहीं है, बहुत नहीं बहुत है। ज़्यादा पूरा मेहनत करनी होती है। पूरा लेकिन घर का माहौल पहले से ही ठीक-ठाक था। अभी इंडिया में जितना मैं जानती हूँ, देखती हूँ कि लोगों को ये पता है कि आपको डॉक्टर कैसे बनना है, उनकी जर्नी बहुत हार्ड होती है। एक यस। इंजीनियर कैसे बनना है, उनकी जर्नी हार्ड होती है। हुँ। लेकिन एक आर्टिस्ट कैसे बनना है, उनकी जर्नी कैसी होती है, किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता, हाँ, नहीं, नहीं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, ये भी किसी को पता नहीं है। वो तो बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैं ये नहीं दूसरे के उस पे कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन जैसे होता है उसमें पढ़ना होता है और और आर्टिस्ट बनने के लिए अपने आप को पहले समझना होता है कि बिल्कुल, आप कैसे हैं। बिल्कुल। खुद को समझना बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लगता है कि आप एक फिलॉसफिकल एरा में एंटर करते हो। यस, बिल्कुल। फिलॉसफी ज़िंदगी क्या है? एक आर्टिस्ट आप जितने आर्टिस्ट को देखेंगे ना वो इतना इमोशनल होते हैं कि हाँ। इंटरनली वो बहुत ज़्यादा हर बात पे रो देना, हर बात पे खुश हो जाना, छोटी-छोटी चीज़ों पे हाँ जी, हाँ जी। रिएक्ट करना जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बेसिक छोटी-छोटी चीज़ों में भी वो बहुत ही खुश रहता है। यस। वो तो है। सभी लोग बोलते थे कि ये बस ड्राइंग कर रहा है, तो इतना कुछ आगे फ्यूचर नहीं है, ये हुँ। नहीं है, वो नहीं। लेकिन मेरे पेरेंट्स सबको बताते थे कि वो जो भी करेगा वो बहुत बेस्ट करेगा और बहुत आगे तक जाएगा। हमें ट्रस्ट है हमारे बेटे पे, ऐसे वो बोलते थे। तो वो एक सेंटेंस मेरे लिए शायद बहुत-बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, और इसलिए मैं अभी जैसे कि मेरा कहीं सिलेक्शन भी होता है। जैसे अभी मेरा प्रिंट मेकिंग में सिलेक्शन हुआ है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में। अरे तो मैं वो भी बताता हूँ उनको, तो उनको ना वो सिलेक्शन भी एक अवार्ड की तरह लग जाता है। यस। ये तो है पेरेंट्स आपकी छोटी-छोटी उपलब्धियों में बहुत खुश होते हैं। ये जो किरदार था मेरी लाइफ में सपोर्टिव होने का वो मेरी सिस्टर ने निभाया है। बिल्कुल। क्योंकि मम्मी-पापा को तो इतना पता नहीं था यस। और ऐसा लगता है कि जैसे मैं बलिया से हूँ, बहुत छोटे से शहर से हूँ, ओके। तो वहाँ पे किसी को भी नहीं पता था हाँ जी, हाँ जी। कि ऐसा फाइन आर्ट्स होता क्या है? बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जब आप लखनऊ आए तो लखनऊ में आने के बाद आपको बहुत सारी वो चीज़ें तो उस है, जैसे यूनिवर्सिटी में पता चली, बिकॉज़ हाँ। वो भी एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, और वहाँ पे भी असित कुमार हालदार, ही वाज़ आई थिंक प्रोफेसर देयर। सो उनके जो वॉश टेक्निक, और वो उनसे तो बहुत ही लोग इंस्पायर हुए हाँ, हैं। तो 115 साल पुराना है भी तो वो, यस, यस। 115 साल हो गए वो बिल्कुल, बिल्कुल। आज़ादी से पहले का वो आर्ट हाँ जी, कॉलेज हाँ है। जी, बहुत अच्छा। यस, हाँ, तो वो वहाँ पे आपको एक हिस्टोरिकल वो दिखता ही है। बिल्कुल, आर्ट का परिभाषा ना सबके जीवन में अलग-अलग होता है। तो हाँ। आपके स्टाइल में, आपके जीवन में आर्ट को क्या परिभाषित करेंगे आप? अब मुझे लगता है कि आपका जो सोच है, वो सोच ही आपकी आर्ट है। तो ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे फिलोसोफर ने भी बोला है कि आपका जो आर्ट है, वो आपका आईना है। आप जो बिल्कुल। भी सोचते हो वो जैसे आप आईने में देखते हो, देखने के बाद आप आपको खुद को देखते हो। वैसे ही आपका आर्ट देख के भी आप पता चल जाते हो कि आप क्या हो। वो तो तो मैं जो भी देखता हूँ, वो मेरा आर्ट है और वो मेरे पेंटिंग में आता है। ये होता है ना जैसे किसी आर्टिस्ट का जीवन पढ़ना है तो उसके पेंटिंग्स को देख लो। यस, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ पोर्ट्रेट रेमब्रांड के देखने के बाद पता चल जाता है कि उनके लाइफ में कैसे-कैसे स्टेजेस आए। जैसे कि स्टार्टिंग के पोर्ट्रेट उनके बहुत हैप्पी है, फिर बाद में वो बहुत ही शांत होते गए, क्योंकि लोगों ने उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया था, और इनफैक्ट उनके काम को रिजेक्ट किया जाता था। सेम एग्ज़ाम्पल
टर्नर का है जो लैंडस्केप करते थे। हाँ। तो वो तो अभी हम लोग बहुत आइडल मानते हैं, लेकिन उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने वाला आर्टिस्ट टर्नर ही है। इनफैक्ट जॉन कॉन्स्टेबल को तो बहुत एप्रिसिएशन मिला, बट टर्नर वाज़ वेरी नेग्लेक्टेड। एंड वैसे ही वैन गॉग का हमने जब अभी बात किया उनकी कि पूरी उनके जो भी पोर्ट्रेट्स है, जो वो कई-कई तो बहुत हैप्पी है, लेकिन जब उन्होंने शूज़ का पोर्ट्रेट किया, उसके बाद सेल्फ पोर्ट्रेट किया, हैट का किया, अलग-अलग जो भी चेयर के किए, तो उससे पता चल जाता है कि उनके कितने दुःख हैं। वो तो है स्टारी नाइट जिसको हम यस, यस। बहुत ज़्यादा आज पसंद करते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है। यस, यस, बिल्कुल। सर कुछ अपने टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे? यस, यस मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी जगह पे मेरा जब भी काम डिस्प्ले होता है, तो मुझे ये क्वेश्चन हर कोई आर्टिस्ट, आर्ट क्रिटिक्स या फिर कोई सीनियर आर्टिस्ट या जूनियर आर्टिस्ट, मुझे सब लोग पूछते हैं और मोस्टली जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे पूछते हैं, "सर आपने किस टेक्निक में काम किया है? ये किस मीडियम में है?" तो मैं ज़्यादातर ऑयल मीडियम में काम करता हूँ। तो ऑयल में जैसे कि पहले ड्राइंग करता हूँ, ड्राइंग करने के बाद मैं वेट ऑन वेट टेक्निक में काम करता हूँ। तो जैसे कि रेमब्रांड के काम है क्यूरास्क्यूरो और वेट ऑन वेट टेक्निक में। उसके बाद जैसे कि लियोनार्डो दा विंची के काम है। तो पहले मैं पूरा मिडल टोन मैं अच्छे से कंप्लीट करता हूँ और मिडल टोन होने के बाद उसमें लाइट की तरफ जो भी लाइट कलर है, वो मैं यूज़ करता हूँ और लास्ट में कुछ डार्क कलर का टचअप करके हाइलाइट्स भी कर देता हूँ। तो ये क्यूरास्क्यूरो टेक्निक्स हैं और कभी-कभी मैं उसी में इम्पेस्टो भी कर लेता हूँ और कदी कभी-कभी मैं ज़्यादातर वेट ऑन वेट टेक्निक में भी ज़्यादा काम करता हूँ। तो मैं साइमल्टेनियसली जैसे पर्टिकुलर जैसे कि क्यूरास्केरो एक ही लेके काम नहीं करता या फिर पूरा मैं इम्पेस्टो लेके काम नहीं करता या मैं पूरा मिक्स करते मैं हैं। मैं मिक्स करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को कॉपी ना करूँ, मेरा एक ओन इंडिविजुअल स्टाइल हो, ऐसा मुझे लगता है। वैसे हमारी आम जनता ये जो टेक्निक्स है उनको नहीं समझ पाएगी। हम दोबारा आपको एक बार बुलाएँगे, हम केवल टेक्निक्स पे बात करेंगे उस टाइम। डेफ़िनेटली मैं टेक्निक्स के बारे में बात भी करूँगा और हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट सभी दर्शकों को एक डेमो भी दिया जाए, तो फिर अरे! वो भी बिल्कुल, बिल्कुल, देखेंगे। यस। बिल्कुल। तो डेमो का भी हम कुछ-कुछ लाते रहेंगे, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा अगर डेमो आपको चाहिए होगा तो। वैसे हम अभी एक डेमो लाने वाले हैं, बहुत एक्साइटिंग डेमो होने वाला है, तो आप ज़रूर एक्टिव रहिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। वैसे तो मैं आपसे बात करती रहती हूँ, मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज की कन्वर्सेशन से मुझे एक चीज़ और क्लियर हुई, आर्ट सिर्फ बनाई नहीं जाती है, जी जाती है, हमारे एक पूरे आर्ट जर्नी में। बिल आपके वर्ड्स और पेंटिंग्स दोनों ही एक पीस और डेप्थ लेकर आते हैं, है ना? और मुझे लगता है कि यही क्वालिटी एक आर्टिस्ट को टाइमलेस बनाती है। बिल्कुल। और तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो आर्टोपीडिया को फॉलो करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए आर्टिस्ट, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। थैंक यू सो मच।